नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है। हालांकि मैंने आपको पूरा थ्योरी बेस में इंडियन जियोग्राफी कवर कराया है। अगर आपने ना देखा हो ज़रूर वो वीडियो देख लेना। 4.5 घंटे में मैंने पूरी इंडियन जियोग्राफी कवर की है, ठीक, विथ मैपिंग के साथ। आज टॉप 50 देखेंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है तो आप ये 50 में से ज़रूर कम से कम 45 प्लस तो सही करोगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ये 50 क्वेश्चन बहुत ही छठे छठे क्वेश्चन है। इनको अगर नहीं भी याद है, नहीं भी आता है तो रट लेना, सिंपल। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि पीसीएस लेवल के हो। वनडे एग्जाम लाइक जैसा क्वेश्चन होता है वैसा है। पहला क्या क्वेश्चन क्या है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने से होकर गुजर रही है? तो 8 से होकर गुजर रही है। ठीक है, याद रखना, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो, एक आपका है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? एक 8 हो गए। अब इसमें हमें देखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से सबसे ज़्यादा गुजरती है तो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा गुजरती है। और मध्य प्रदेश में एक नदी है, माही नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को मतलब माही नदी 2 भागों में 2 बार काटती है कर्क रेखा को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये याद रखना। ठीक, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याय रेखा कहलाती है? मानक समय रेखा पूछा है, मानक समय रेखा, क्योंकि देशांतर रेखाओं से समय का ज्ञान होता है, याद रखना। अब कौन सा है? तो याद रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी कंफ्यूजन कर देगा। हालांकि इसमें तो पूर्वी पूर्वी दिया हुआ है, लेकिन पूर्वी पश्चिमी भी कभी कभी आ जाता है। तो याद रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, और कहाँ से गुजर रही है? तो ये नैनी, प्रयागराज, नैनी के प्रयागराज के नैनी से गुजर रही है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा? तो ये देख लेते हैं एक बार। तो ये 5 राज्यों से। अब ये कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश या आंध्रा लिख देता हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा। देखो, कर्क रेखा ऐसे आ रही है, कर्क रेखा ऐसे आ रही है। ठीक है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो कर्क रेखा आ रही है और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा ऐसे आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटेंगी, कहीं ना किसी पॉइंट पर काटेंगी। ये क्या है? ये है कर्क रेखा, ये है आपकी मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। ये कहाँ पे काट रही है? तो बहुत अच्छे से याद रखना, ये काट रही है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है, मतलब भारत का दक्षिणी बिंदु सबसे पूछा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है। ठीक, देखो 4 पॉइंट है ऊपर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे जो दक्षिण वाला पॉइंट है ये आपका कहलाता है इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर? देखो, भारत की स्थिति क्या है, मान लो ये बना दूं मैं प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ पे नहीं है। ये जो अंडमान निकोबार साइड में बना हुआ है ना, ये मान लो ये लक्ष्य श्रीलंका है, और ये जो अंडमान निकोबार बना हुआ है तो इसका सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक, और जो कन्याकुमारी है, भारत का सबसे दक्षिणतम जो भूमि स्थल है वो क्या है? कन्याकुमारी। वो शुरू होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से। तो 6 सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे जो ग्रेट निकोबार है वहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक, याद रखना। और अगर उत्तर का पूछ ले तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, इंदिरा कॉल। ठीक है, और पश्चिम का क्या हो जाएगा? सरक्रीक हो जाएगा। और पूर्व का क्या हो जाएगा? केबिथू।
की भी थ्रू अरुणाचल प्रदेश साइड। ठीक, सर क्रीक या गौहर माता भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, गौहर माता। ठीक, तो यहाँ पे दक्षिण का पूछा है तो इंदिरा पॉइंट कर देंगे। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ लग कौन कौन से रहे हैं ये देख लेते हैं। मान लो ये बांग्लादेश बना दिया ऐसे, इधर साइड आपका लग रहा है पश्चिम बंगाल, इधर साइड आपका लग रहा है त्रिपुरा, इधर लग रहा है आपका मिजोरम, मिजोरम, इधर साइड आपका है मेघालय, क्या है, मेघालय, और आपका है असम, असम, और असम के इधर साइड आपका नागालैंड है। तो ये नागालैंड डायरेक्ट इससे टच होता ही नहीं है, तो आपका बी जो है नागालैंड बांग्लादेश से टच नहीं होता है। ठीक है, अब भारत का सबसे अधिक समरिक जो क्या कहते हैं उसे, भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा भी किसके साथ अटैच है, अंतरराष्ट्रीय, बांग्लादेश के साथ। कितनी, 4096.7 किलोमीटर, सबसे ज्यादा यही है भारत के साथ बांग्लादेश की। ठीक, चल आगे देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़्यादातर सब लोगों को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। कौन सी है, रेड क्लिफ। ठीक, अगर मैं डूरंड की बात करूं, डूरंड की बात करता हूं तो ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, भारत और अफगानिस्तान। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा भारत अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक, मैकमोहन की बात करता हूं तो ये भारत और चीन के मध्य है, भारत और चीन के मध्य है। मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के मध्य है, अंतरराष्ट्रीय है थोड़ा सा, जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। ठीक, ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा हुआ है कायदे से, नवीनतम, जो बिल्कुल नई है। तो नई कौन सी है, ध्यान देना, हिमाद्री। याद रखना, नवीन जब भी आएगा तो भारत में हिमालय क्या है, नवीनतम पर्वत श्रेणी है, और नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है हिमालय। और हिमालय में जो कुछ भी आ जाए, हिमालय में जैसे महान हिमालय आ जाए, है ना, लघु हिमालय आ जाए, शिवालिक भी आ जाए, कभी कभी केवल शिवालिक आ जाता है, तो याद रखना ये भी तो हिमालय के भाग हैं, तो ये भी कैसे होंगे, नवीन पर्वत होंगे। तो हिमाद्री आपका नवीन पर्वत है, बाकी सभी प्राचीनतम है। ठीक, चलो आगे देखें। डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा आपका तमिलनाडु में है, कहाँ है, तमिलनाडु में। और इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, और नीलगिरी पर्वत है कहाँ पर, तो एक आपका तमिलनाडु, मतलब ये जो पर्वत है काफ़ी जगह फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और तमिलनाडु में ही क्या स्थित है, डोडा बेट्टा, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। ठीक, और तमिलनाडु में ही नीलगिरी पर्वत पे ही एक जनजाति पाई जाती है, एसटी पाई जाती है, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति, ये भी याद रखना। ठीक है, टोडा जनजाति। चलो आगे देखते हैं। मिलान करना है और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम लोग। भारत के राज्य हैं और सबसे ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, धूपगढ़ की बात करें अगर, पहला धूपगढ़, तो याद रखना सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक, धूपगढ़ 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जब धूपगढ़ है कहाँ पर, तो ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी और महादेव पहाड़ी पे स्थित है, महादेव पहाड़ी पे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझो सॉल्व कैसे करना है। गुरु शिखर की बात करूं अगर, तो गुरु शिखर आपका राजस्थान में है, माउंट आबू गुरु शिखर में ही स्थित है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, याद रखना अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 3। बस हमें अगर 2 पता है, बाकी आपको पता है लेकिन
तमिलनाडु नागालैंड क्या है कि थोड़ा सा आउटर हो जाते हैं, और राजस्थान मध्य प्रदेश ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो डी का पहला हो गया, और डी का पहला हो गया तो ए आपका गलत हो गया, बी गलत हो गया, ठीक। बी का हो गया तीसरा, और बी का तीसरा हो गया तो सी गलत हो गया, बस डी ऑप्शन आपका सही है। ए का चौथा है, मतलब तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ये मैंने बताया था अभी आपको। और नागालैंड में याद रख लेना, नागालैंड में माउंट सारामती पर्वत चोटी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी, या कभी कभी लिख के आ जाता है साइलेंट वैली, ठीक, साइलेंट वैली। तो ये कहाँ पे है? ये आपका केरल में है, केरल में है। एक और चीज़ याद रख लेना कि यहाँ से कौन सी नदी होकर गुजरती है। तो यहाँ से नदी को होकर गुजरती है कुंती पुजहा नदी, ठीक है, छोटी नदी है, और केरल की ही एक नदी है, ठीक। कुंती पुजहा, भरत पुजहा, ये सब कहाँ पे है? केरल में ये स्थित है, ठीक। चलो आगे देखें। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ पे देखो नहीं बोला है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, जोजिला, ठीक है। ये हमें दर्रे दिए हुए हैं और दर्रे बताना है। देखो, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और सिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। लिपुलेख, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा नहीं है, ये गलत हो गया। माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे आपके प्रसिद्ध हैं, और ये कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। नाथुला में एक और दर्रा है, जेलेपला, नाथुला जेलेपला सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं। और जो जिला आपका कश्मीर में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, बी आपका गलत था, ठीक है। चलो आगे देखें। माना दर्रा स्थित है, तो मैंने बताया माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे आपके उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड, ठीक, ऑप्शन बी। चलो आगे देखें। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, मतलब समुद्र से लगे हुए हैं या महासागर से लगे हुए हैं? तो ऐसे आपके केवल 9 है, अच्छे से याद रखना, 9 है। अगर मैं मान लो एक बार बनाता हूँ मैप और एक बार दिखा देता हूँ, मान लो ये है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपका गुजरात है, ठीक। उसके बाद नीचे महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद इधर अगर बात करूं तो तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इधर आपका उड़ीसा, और इधर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। एक यहाँ पे छूट गया, गोवा, गोवा, ठीक, छोटा सा है। ये हैं आपके, बिल्कुल इसी स्थिति में है, याद करना, ठीक है। 9 सबसे अधिक गुजरात का है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? मतलब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिंपल पूछा गया है। सैडल पीक, सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में। अगर आपसे पूछ ले केवल निकोबार की, केवल निकोबार, केवल निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप करोगे माउंट थुलियट, माउंट थुलियट, ठीक। चलो आगे देखें। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? तो 10 डिग्री चैनल भैया अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी आपसे डिटेलिंग पूछ लेता है कौन सा अंडमान और कौन सा निकोबार। हालांकि यहाँ पे तो ऑप्शन आपका सी सही है, अंडमान और निकोबार। लेकिन अगर मान लो पूछ ले तो याद रखना लघु, लघु अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, बस ये लाइन कौन सी है, इसको कहेंगे 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और सिंपल अगर पूछ लेगा अंडमान निकोबार तो सिंपल बता देना है, ठीक। चलो आगे देखो। निम्न में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो भैया गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये मतलब क्या है? ये राज्य है, बस। आगे
नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है अमरकंटक की पहाड़ी से। और अमरकंटक जब मैंने आपको बताया था उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से, पूर्व से, चारों दिशाओं से नदियाँ निकल रही हैं। उस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं प्रमुख, सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा क्योंकि सब टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा। और आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो। पूरा 4.5 घंटे का वीडियो जो है, या अलग से भी मैंने इसमें द्वीपों में जब मैंने केवल नदियाँ पढ़ाई हैं तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप्ती नदी, ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, ये नदियाँ आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं और ये गिरती हैं अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में, ये याद रखना। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दो पर्वत श्रेणी के बीच। अब समझो यहाँ पूछा गया है कि पश्चिम वाहिनी मतलब पश्चिम की ओर बह रही है और दो पर्वतों के बीच से होकर बह रही है, तो ऐसी भैया नर्मदा नदी है। क्यों? कौन से पर्वत है? ऊपर आपका है विंध्यन पर्वत, विंध्याचल, और नीचे आपका है सतपुड़ा। तो इसके बीच से होकर बहती है नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम होता है भैया ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। कहाँ गिर रही है? बे ऑफ बंगाल, बॉब, बे ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बड़ौदा मत कर देना, बैंक ऑफ, हाँ, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, चलो आगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1463 किलोमीटर, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, नेक्स्ट, उज्जैन स्थित है। उज्जैन कहाँ पे स्थित है? सबको पता होगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है, कोई स्पेशल बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पे स्थित है? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, जोग या गैरसोप्पा। गैरसोप्पा, या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। ये आपका शरावती नदी पे है, कर्नाटक में स्थित है शरावती नदी, यहीं पर बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, बेम्बानट झील कहाँ पे है? बेम्बानट झील आपका केरल में है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील आपकी वुलर झील है और ये आपका जम्मू कश्मीर में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुलर झील। नेक्स्ट, अच्छा, अब झील और अवस्थिति दी है और मिलान करना है, कोई दिक्कत नहीं है, और सब अच्छी खासी झीलें हैं, नई प्रकार की झीलें दिख रही हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील। लोकटक झील में ही एक फ्लोटिंग प्लांट है, सॉरी फ्लोटिंग पार्क है। कौन सा? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो लोकटक झील कहाँ पे है? लोकटक झील आपका मणिपुर में है। सी का हो गया 3, सी का जैसी 3 हुआ तो सी काट दो, डी काट दो। ठीक है, साला झील आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ना पता हो तो याद कर लेना। बड़कल झील आपका हरियाणा में है, ना पता हो तो याद कर लो। कालीवेली झील तमिलनाडु में है, ना पता हो तो याद कर लो। मतलब क्रम से ही लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, आगे, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई। मानसून, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो भैया ये अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरदकालीन मतलब शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा जो सर्दी में होने वाली वर्षा है। कहाँ पे होती है सर्दी में वर्षा? तो देखो, सर्दी में वर्षा होती है आपका तमिलनाडु में और पश्चिमी क्षेत्रों में, मतलब पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में। ठीक है, दो तरह से होती है, एक आपका उत्तर पूर्वी मानसून आता है और एक आपका पश्चिमी विक्षोभ आता है। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है वो पश्चिमी क्षेत्र में होती है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, मतलब पंजाब हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया। देखिए, दक्षिण पूर्वी जो मानसून, सॉरी उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है ठंडी वाला, वहाँ से वर्षा होती है तमिलनाडु में, ये याद करना। ठीक है, चलो, अब दोनों ठंडी में हो रही है तो ठंडी का ही पूछा है, तो पंजाब और तमिलनाडु कर देंगे। नेक्स्ट,
रेगुर किसका नाम है? रेगुर। तो रेगुर क्या होता है? रेगुर होती है काली मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास की जो कपा उत्पादन होता है काली मिट्टी में ही होता है। ठीक, और काली मिट्टी गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट, मिट्टी और राज, अच्छा मिलान करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, अगर मिट्टी नहीं भी पता है, आप अच्छे से बता सकते हो कि मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ मरुस्थल होगा। और मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान वाले क्षेत्र में। बस डी का एक जैसी किया, ए काट दो और सी काट दो। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है। अगर आप यूपी स्पेशल थोड़ा सा भी पढ़े हो, आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़, बांगर और खादर कहते हैं। तो ए का हो गया दो, और सॉरी, हाँ ए का हो गया दो, और ए का दो जैसे ही हुआ डी काट दो, बस ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है, अब खुद ही मिला लो। जो काली मिट्टी है ये कहाँ पाई जाएगी? काली मिट्टी महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी, जहाँ कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और कपास की खेती होती है यहाँ पे। और लाल मिट्टी आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। एग्रो इकोलॉजिकल, एग्रो मतलब कृषि, कृषि, इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिकी, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? तो याद रखना 20 है। अगर यहीं पर पूछ ले कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं देश में या भारत में? 15। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंग्लिश में दिया हुआ है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हरित क्रांति के प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? हरित क्रांति 1966-67 के करीब एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति चलाई गई, जिसमें सफलता कहाँ मिली थी? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वाले क्षेत्रों में गेहूं की अत्यधिक पैदावार हो गई थी। ठीक, तो किसकी? मैक्सिकन गेहूं की। गेहूं की कौन सी प्रजाति? मैक्सिकन प्रजाति लाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट, हाँ ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। क्रांतियाँ, क्रांतियों से हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य पालन। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम। गोल क्रांति आलू उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन। और गुलाबी क्रांति मांस या झींगा मछली। देखो, झींगा मछली है गुलाबी, और मछली है नीली। ठीक है, तो झींगा जब भी आएगा गुलाबी करना है, और केवल मछली आएगा तो नीली करना है। ठीक है, नेक्स्ट, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से। तो गुलाबी आ जाता तो झींगा मछली करते। ठीक, नेक्स्ट, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल को वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं। वाणिज्यिक फसल ऐसी फसल जिसको घर में स्टोर करके ना रखा जाए, तुरंत बेच दिया जाए। तो भाई कपास को थोड़ी ना रखोगे, बेच दोगे। गन्ने को थोड़ी ना रखोगे, तो सूख जाएगा गन्ना, बेच दोगे। जूट को थोड़ी ना रखोगे, बेच दोगे। गेहूं को आप लोग स्टोर करके रखते हो, है ना, आने वाले समय में गेहूं हम धुल के उसका आटा बना सके, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर का प्याला या शक्कर का कटोरा? उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में उसमें गन्ना उत्पादन में पहला है। गन्ना उत्पादन में प्रथम। नेक्स्ट, चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश, सेम। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? सब्जी में, तो सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। अगर प्रथम की बात करूं, प्रथम कौन है? तो प्रथम आपका है चीन। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगर पूछता भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे अगर प्रजनन जोड़ जाता तो हम क्या करते? कोयम्बटूर। लेकिन यहाँ पे क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ। अब गन्ने से बनेगी चीनी, तो भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान
भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये आपका कानपुर में है, ठीक। और कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान भी है। चलो आगे। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। मुंबई आपका सालसेट द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप। और वैसे भी मुंबई को 7 द्वीपों का शहर बोला जाता है, 7 द्वीपों से मिलकर बना है ये, ठीक है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दिवाली में शोक मनाती है थारू जनजाति। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे, निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी, तो बेतवा नदी पर बनाया गया है आपका राजघाट बांध। और बेतवा नदी पर आपका माता टीला बांध भी बना है, माता टीला बांध भी बना है। बेतवा नदी पर ही आपका परीक्षा बांध बना है। कौन सा बांध है? परीक्षा बांध बना हुआ है ललितपुर में, ठीक। चलो नेक्स्ट, नदी है और सहायक नदियां हैं, मिलान करना है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है, ठीक है। अब यहाँ पे याद कर लेना, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता याद कर लो। यमुना की कौन सी है? केन है, बस उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। ए का हो गया चौथा, तो देखो ए का हो गया चौथा, डी का हो गया दूसरा, तो ए का चौथा ये हटा दो। और डी का हो गया दूसरा, डी का दूसरा, तो ये हटा दो और ये भी हटा दो फिर, बस ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। अगर मैं गोदावरी की बात करूं तो गोदावरी आपकी मंजरी की सहायक नदी है। मंजरी किसकी सहायक नदी? गोदावरी की। और कृष्णा भीमा की, ठीक। चलो नेक्स्ट, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? मिलान ही करना है। तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे बिल्कुल सही है। कोटा चंबल राजस्थान बिल्कुल सही है। नासिक गोदावरी बिल्कुल सही है। हैदराबाद कृष्णा नहीं सही। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी, ठीक है, याद करना। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में किस राज्य में विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? विंटर मतलब जाड़ा। देखो मैंने बताया था जाड़े में 2 ही जगह से वर्षा हो रही है, एक उत्तर पूर्वी मानसून से, एक पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से जो हो रही है वो पश्चिमी प्रदेशों में हो रही है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हो रही है। और जो उत्तर पूर्व से हो रही है वो तमिलनाडु क्षेत्र में हो रही है, बस बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है? चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन डी। कर्नाटक तो पश्चिमी साइड है, मालावार कोंकण आपका महाराष्ट्र साइड है, मालावार आपका केरल साइड है, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, जलप्रपात और नदी देखना है। शिव समुद्रम कावेरी के तट, कावेरी में बना हुआ, बिल्कुल सही है। जोग शरावती ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, बिल्कुल सही है। कपिल धारा आपका गोदावरी पे नहीं है, कपिल धारा आपका नर्मदा पे बना हुआ है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो 2 और 3 है सही है, तो ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, ठीक। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, देखते हैं। उज्जैन, डी। उज्जैन से शुरू करो। उज्जैन कहाँ है? क्षिप्रा नदी के तट पे है। नासिक नासिक गोदावरी। कटक उड़ीसा मतलब महानदी, और लुधियाना सतलज नदी। तो ए का हो गया 3, ए का 3 हो गया तो इसको इसको काट दो। और बी का हो गया 4, बी का 4 हो गया, तो ए आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे है? तो ये आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट, मिट्टी और राजस्थान मिलान करना है। मिट्टी राजस्थान, लगता है सेम ही क्वेश्चन आ गया है फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिलान कर देंगे। तो मरुस्थल आपका राजस्थान में है, डी का एक किया तो ये काट दिया। जलोढ़ मिट्टी अपने यूपी में है, जलोढ़ मिट्टी ए का 2, तो ए का 2 है, तो बस बी आपका सही है। नेक्स्ट, और अंतिम क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियाँ। माता टीला बांध हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपका बेतवा नदी पे है। बी का एक जैसे ही हुआ तो ए डी कट गया अपने आप, ठीक। इडुक्की बांध केरल में है, पेरियार नदी पे है। ए का हो गया 4, ए का 4 जैसे ही हुआ सी आपका सही हो गया, ठीक है।
नागार्जुन की बात करूं, नागार्जुन आपका कृष्णा नदी पे है। अब पोचमपत की बात करूं, गोदावरी पे है। ठीक, जी आपका बिल्कुल सही है। हर टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन बचा हुआ है, तुलबुल। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पे है। ठीक, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। आपके 52 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है। समाप्त होते हैं। पहली चीज मैं बता दूं, ये 50-52 क्वेश्चन है, ये आपकी पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स पे, उससे आप अपना डाउनलोड करिए और पढ़िए आराम से। ठीक, ये वो क्वेश्चन है जो आने लायक है, जो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार है तो इसी के आसपास जैसे परियोजनाएं हैं ये आप लोग पढ़ लीजिए। नदियों से मैंने क्वेश्चन उठाए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन उठाए वैसे पढ़ लो। जैसे मैंने मिट्टियों से क्वेश्चन उठाए, ठीक है ना, मिट्टियों से क्वेश्चन उठाए तो वैसे पढ़ लो। मानसून से देखो किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए उठाए थे, बहुत प्यारे क्वेश्चन और आए हुए क्वेश्चन है, तो वैसे उठा लो। अगर आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा इसी हिसाब से पढ़ लो लास्ट में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।